कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने घटना को अंजाम देता है कि पुलिस प्रशासन को उस शातिर तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। इधर अपराधी भी काफी सुकून के साथ अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे होते हैं, लेकिन शायद इस बात को भूल जाते हैं कि वो जैसा कर्म करते हैं एक न एक दिन उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। आज की भी जो कहानी है उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही होता है। 3 लोगों की हत्याएं हो जाती है, लेकिन पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में काफी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी मशक्कत के बाद एक दिन इस केस का खुलासा कर ही देती है। और लेकिन जब ये केस की खुलासा पुलिस करती है, सच्चाई जब लोगों को पता चलता है तो सच में हर कोई घबरा सा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून की। और देहरादून का एक गांव लगता है श्यामपुर, और श्यामपुर जो कि प्रेमनगर थाने के अंतर्गत आता है। और इसी श्यामपुर गांव के रहने वाली कमला जोशी होती है। कमला जोशी के पूरे परिवार में उसके 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा राजेंद्र उसका नाम होता है, छोटा बेटा दीपक नाम होता है। कमला जोशी जो है अपने दोनों बेटों का शादी कर चुकी होती है। राजेंद्र जो अपने माँ के पास ही रहती है, तो दीपक भारतीय सेना के भीतर है, जिसकी पोस्टिंग जो है ओडिशा शहर में होती है। वैसे तो कमला जोशी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन कमला जोशी के पास जो है एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है, वो अपने बड़े बेटे राजेंद्र की शादी करीब करीब 8 वर्ष पहले की थी। लेकिन शादी के करीब 1 वर्ष बाद ही राजेंद्र का अपने पत्नी से तलाक हो गया था। इसी दौरान राजेंद्र का एक बेटा भी जन्म ले लेता है, जिसका नाम होता है भास्कर। और भास्कर जिसकी उम्र होती है करीब करीब 7 वर्ष के आसपास। दीपक की पत्नी का नाम होता है चंचल। चंचल जो देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी पढ़ी लिखी भी होती है। चंचल जो देहरादून से ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करती है। कभी अपने सास के पास रहती, तो कभी अपने पति के पास ओडिशा में रहती। अब ये जोशी साहब जो हैं, ये अपने बेटे राजेंद्र की शादी कराने के लिए कई जगह रिश्तों की बात किया करते हैं, लेकिन कहीं पर राजेंद्र का रिश्ता तय ही नहीं होता है। इसके बावजूद भी कमला जोशी अपने जीत से पीछे नहीं हटती है और हर जगह पे अपने बेटे के रिश्ते के लिए बातचीत करती है। और आखिरकार कमला जोशी की एक मेहनत जो है एक दिन काफी रंग लाती है, और राजेंद्र के लिए एक लड़की मिल ही जाती है, जो चित्तौड़गढ़ की रहने वाली होती है। जैसे ही लड़की के बारे में पता करती है कमला जोशी को एक बात पता चलती है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि अच्छे खानदान से भी है। इधर नवंबर के महीने में दूसरे सप्ताह के भीतर चंचल जो है अपने पति के पास ओडिशा चली जाती है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 27 नवंबर की सुबह के करीब की। दीपक अपने माँ के नंबर पे कॉल करता है और उससे हालचाल पूछता है। जब कमला जोशी अपने बेटे से बात करते हुए कहती है, दरअसल मैं राजेंद्र और अपने पोते भास्कर के साथ चित्तौड़गढ़ राजेंद्र के लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं, और हम जो है अभी हरिद्वार तक पहुंच भी गए हैं। दीपक कुछ ही देर बाद अपनी माँ से बातचीत करता है और उसके बाद फोन दीपक रख देता है। फिर शाम के वक्त फिर से अपने माँ के नंबर पे कॉल करता है दीपक, लेकिन अब कमला जोशी का नंबर जो है वो स्विच ऑफ बताने लगता है। अब दीपक लगातार अपने माँ के नंबर पे कॉल करते रहता है। पूरी रात बीत जाती है कॉल करते करते। अगली सुबह तक भी जब कमला जोशी का फोन ऑन नहीं होता है, इसलिए अब दीपक जो है अपने भाई राजेंद्र के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन राजेंद्र का भी नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा होता है। अगले दिन तक जब दोनों का नंबर नहीं ऑन होता है, आखिर दीपक जो है कहीं से भी चित्तौड़गढ़ के रहने वाली उस लड़की का नंबर ऊपर कर लेता है, और फिर जाकर उसके पिता के नंबर पे कॉल करता है और अपनी माँ और भाई राजेंद्र के बारे में उसके पिता से पूछताछ करते हैं। तो लड़की के पिता कहते हैं कि जब उस लोग घर से निकले थे तो फोन तो किए थे कि हम आ रहे हैं, हम लोग भी उनका इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे पहुंचे ही नहीं। अब लड़की के पिता जैसे इस तरह की बात है दीपक से, राजेंद्र के छोटा भाई दीपक से कहता है। अब दीपक ये बात सुनकर के काफी घबरा जाता है, काफी परेशान हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसका परिवार, उसके माँ, उसके भतीजा और उसका भाई कहाँ चला गया। दीपक तमाम प्रयास कर लेता है, उन तीनों के बारे में जो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आखिरकार दीपक अपनी पत्नी को, चंचल को लेकर के अपने गांव लौट जाता है, और गांव आकर के वो हर जगह पे भाई को ढूंढता ही नहीं है, बल्कि जितने जानने वाले लोग होते हैं सभी के नंबर पे कॉल करता है। उन सारे लोगों से अपने पूरे परिवार वालों के बारे में बातचीत करता है, पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए दीपक अपने ही गाँव के
प्रेमनगर थाने में जाता है और अपने माँ, भाई और भतीजा इन तीनों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है थाने में। पुलिस जब ये रिपोर्ट दर्ज कर लेती है गुमशुदगी का, उसके बाद से पुलिस भी इन तीनों को हर जगह पर ढूंढती है, हर जगह पे तलाश करती है। जैसे एक दिन का और समय बीत जाता है, करीब 28 नवंबर को पुलिस को एक खबर मिलती है। दरअसल पुलिस को राजेंद्र के गाड़ी के बारे में पता चल जाता है। राजेंद्र का गाड़ी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के अंतर्गत बिलासपुर के गांव का एक सड़क किनारे पड़ी हुई होती है। जैसे ही गाड़ी के बारे में पुलिस प्रशासन को खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ बिलासपुर पहुंच जाती है और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उस गाड़ी को, राजेंद्र की गाड़ी को जब चेक करती है, तो उसमें गाड़ी में तीनों में से कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन उस गाड़ी के भीतर से पुलिस को एक पर्ची मिलता है, जो कि एक्सिस बैंक के एटीएम का होता है। दरअसल वो पर्ची जो काशीपुर के एटीएम का होता है। जैसे पुलिस को पर्ची मिल जाता है, तो पुलिस काशीपुर के जो है उस एटीएम के भीतर जाती है और वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। सीसीटीवी जो फुटेज है वो चेक करते हैं पुलिस, तो आखिरकार उस बैंक के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में राजेंद्र और उसकी मां करीब 10 मिनट तक दिखाई पड़ते हैं। इस 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति भी उस के अंदर, एक मोटा तगड़ा व्यक्ति घुसता है एटीएम में। पुलिस जब दीपक के से पूछता है उस गाड़ी के बारे में, तो पुलिस कहता है कि भाई, मेरा भाई राजेंद्र गाड़ी नहीं चलाता था, कोई ना कोई दरअसल ड्राइवर ही लेके गया होगा। जब वो मोटे तगड़े व्यक्ति को जब पुलिस देखती है, तो पुलिस को लगता है कि शायद ये ड्राइवर ही होगा राजेंद्र का और कमला जोशी का। लेकिन पुलिस की ये तथ्य भी गलत साबित हो जाता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है वो व्यक्ति वहीं का सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब पुलिस को ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार दीपक का पूरा परिवार कहाँ चला गया। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर ही शक हो जाता है कि शायद ड्राइवर ने ही उन तीनों को कहीं गायब करवा दिया है। लेकिन दीपक के पास कोई भी फिरौती का कॉल तक नहीं आता है। अब जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि तीनों के तीनों अपहरण तो बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद ड्राइवर ने ही उन तीनों के साथ कुछ गलत कर दिया है। अब पुलिस ड्राइवर के बारे में पता लगाने के लिए अपने तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस को कभी ये बात पता ही नहीं चलता कि उन तीनों को लेकर कौन सा ड्राइवर गया था, वो गाड़ी कौन चला रहा था। पुलिस इधर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, तभी पुलिस को एक लाश के बारे में पता चलती है। एक लाश जो होती है वो उधमनगर जिले के अंतर्गत सितारगढ़ जो होता है उसके एक झाड़ियों में होता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस जब उस लाश को देखती है, तो पता चलता है कि उस लड़के के गले पे किसी तेज धारदार हथियार को चलाया गया था। पुलिस इस बात की जानकारी दीपक को देती है। पुलिस जब देती है, दीपक जब उस घटनास्थल पे पहुंचता है, तो वहां पे एक बच्चे का डेड बॉडी होता है। तो बच्चे का डेड बॉडी देख करके दीपक शिनाख्त कर लेता है और वो रोते हुए कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भतीजा भास्कर है। दीपक जैसे अपने भतीजों को पहचान लेता है, पुलिस सोच में पड़ जाती है कि शायद दीपक का भाई और उसके माँ के साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए पुलिस अब इस केस को और भी काफी सीरियस तरीके से ले लेती है। दरअसल पुलिस अब दोनों को ढूंढने के लिए 3 टीम बनाती है, 3 टीम का गठन करती है, जिसके भीतर देहरादून का पुलिस के साथ साथ जो है उधमनगर के जिले के पुलिस शामिल रहती है उसमें। उसके बाद से पुलिस जो है राजेंद्र, उसकी माँ कमला जोशी और ड्राइवर, इन तीनों की हर जगह पे तलाश करना शुरू करती है। पुलिस को सबसे ज्यादा फोकस जो है ड्राइवर के ऊपर ही होता है कि शायद ड्राइवर ने ही उसके भतीजे की हत्या ही नहीं किया है, बल्कि उसके माँ और उसके भाई को भी कहीं ये गायब कर दिया है। लेकिन पुलिस को जब ड्राइवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, पुलिस अब ड्राइवर के बारे में पता करने के लिए राजेंद्र के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। अब ये पता करने के लिए कि शायद राजेंद्र ने उस ड्राइवर से जरूर कुछ बातचीत किया होगा। लेकिन पुलिस जब राजेंद्र के कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो उसके भीतर भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं दिखता जिस पर पुलिस को कोई शक हो। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद कमला जोशी के पास काफी सारा दौलत है, काफी सारा प्रॉपर्टी, काफी पैसा है, हो सकता है इसलिए घर के किसी सदस्य ने ही एक साजिश रचा हो। दरअसल अब पुलिस को कहीं ना कहीं दीपक के ऊपर ही शक हो जाता है। अब पुलिस सोचती है कि शायद दीपक ने ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए अपने माँ, भाई राजेंद्र और भतीजे भास्कर, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने का कोई साजिश रचा हो। इसीलिए पुलिस और दीपक को अपने कस्टडी में लेकर उसको सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, दीपक के पास से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसके वजह से पुलिस दीपक को ज्यादा दिनों तक जो है अपने कस्टडी में रख सके।
आखिरकार पुलिस काफी मजबूर होकर दीपक को भी छोड़ ही देती है। फिर पुलिस को न जाने क्यों ऐसा शक होता है कि जहां पर दीपक के भतीजे भास्कर की लाश मिला था, शायद वहीं पे इस काम को अंजाम न दिया गया हो। इसीलिए 7 दिसंबर को पुलिस अपने टीम के साथ जो है फिर से उस घटना स्थल पे पहुंच जाती है और जाकर के जंगल को काफी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, छानबीन करती है। जब वहां पे जांच पड़ताल करती है, जहां पर भास्कर का लाश मिलता है, वहीं से थोड़ी ही दूर पे पुलिस जब तलाश करते हुए आगे बढ़ती है, आखिरकार उसी जंगल के भीतर पुलिस को और 2 लाश मिल जाता है। लेकिन वो दोनों लाश जो है काफी बुरी तरीके से सड़ गल चुका था तब तक। पुलिस जब वहां पर दीपक को बुलाती है, दीपक जो उन दोनों लाश को जब देख उसके कपड़ों को जो देखती है, कपड़ों देख करके दीपक पहचान जाता है और दीपक पुलिस वालों को कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ कमला जोशी है और मेरा भाई राजेंद्र ही है। अब दोनों की लाश जब शिनाख्त हो जाता है, पहचान हो जाता है, पुलिस दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस इंटरनल ही छानबीन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस तमाम प्रयास कर लेती है, पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद अब कभी अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पुलिस अब दीपक की पत्नी के मोबाइल नंबर का जो है कॉल डिटेल्स निकलवाती है। लेकिन पुलिस जब दीपक की पत्नी चंचल का मोबाइल नंबर का जब कॉल डिटेल्स निकलवाती है, तो उसके भीतर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 27 नवंबर को जिस दिन राजेंद्र अपनी माँ और बेटे के साथ घर से बाहर निकला था, दरअसल उसी दिन चंचल ने एक नंबर पे 4 मैसेज किए हुए थे। चंचल दीपक की पत्नी जब पुलिस वो नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वो किसी संजय पंत के नाम पे नंबर रजिस्टर्ड होता है। ये संजय पंत कोई और नहीं होता बल्कि श्यामपुर के ही राजेंद्र के ही पड़ोस का रहने वाला होता है। जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है पुलिस को, पुलिस संजय को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर संजय से उन तीनों की हत्या के बारे में पूरी सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। संजय पुलिस वालों को कहता है तीनों की हत्या मैंने किया ही नहीं है बल्कि वो गाड़ी भी मैं खुद ही चला रहा था। लेकिन संजय जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है वो घटना से करीब 1.5 वर्ष पहले ही। 1.5 वर्ष पहले संजय और चंचल के बीच में, जो दीपक की पत्नी होती है, उसकी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। क्योंकि चंचल के पति दीपक जब अपने नौकरी पे होता है, चंचल अपने पति को लेकर के काफी परेशान हो जाती है। इसी दौरान संजय जो कि पड़ोस का रहने वाला होता है, अक्सर राजेंद्र के घर भी आता जाता रहता था। अब इसी दौरान जब संजय और चंचल की बार बार जो मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इसी बात की जानकारी जो है किसी को भी नहीं पता चलता। और आखिरकार एक दिन वो दिन भी आ जाता है जब शर्म की सारी सीमाएं भी लांघ देती है। लेकिन संजय जब बार बार कमला जोशी के घर आना जाना शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं कमला जोशी को अपने बहू के ऊपर ही शक हो जाता है। क्योंकि कमला जोशी काफी तेज तरार ही नहीं होती बल्कि पढ़ी लिखी भी होती है। कमला अपनी बहू चंचल को समझाते हुए कहती है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले मेरे घर की बदनामी हो, तुम सही रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि संजय का हमारे घर आना ठीक नहीं है। अब कमला जोशी जैसे इस तरह की बातें अपने बहू चंचल से कहती है, चंचल उल्टा ही अपनी सास कमला जोशी के ऊपर हावी हो जाती है। चंचल अपनी सास को डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि आप मेरे ऊपर लांछन लगा रही हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मेरा संजय के साथ कोई भी संबंध नहीं चल रहा है। हालांकि कमला जोशी अपनी बहू को समझाकर चुप तो हो जाती है उस समय, लेकिन चंचल भी इधर सतर्क हो जाती है। और उसके बाद से संजय भी अब कमला जोशी के घर आना जाना बंद कर देता है, यानी न के बराबर आता है। लेकिन जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, अब चंचल संजय को रात के वक्त अपना घर पे बुलाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय और बीतता है, आखिरकार एक ऐसी रात आती है जब कमला जोशी और संजय को रंगे हाथों ही पकड़ लेती है। जैसे ही दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, अब संजय तो वहां से भाग उठता है। लेकिन कमला जोशी जो है अपनी बहू चंचल को काफी डांटती फटकारती है, कहती है मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था, समझाया था कि तुम कुछ गलत कदम मत उठाना ताकि मैं किसी को समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। इसलिए मैं दीपक के पास फोन कर रही हूँ और सारी बातें तुम्हारी अपने बेटे से कह देती हूँ। लेकिन जैसे ही दीपक से बताने की बात कहती है कमला जोशी, चंचल तुरंत ही अपनी सास की पैर पकड़ लेती है और रोते बिलखते हुए कहते हैं कि मुझसे जो गलतियां हुई है एक आखिरी बार आप माफ कर दो, इसके बाद से आइंदा कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी।
जैसे ही अपनी गलतियों की माफी मांगती है चंचल अपनी सास कमला जोशी से, तो कमला जोशी सास जो होती है वो अपने बहू को माफ कर देती है, क्योंकि कमला के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता। कमला सोचती है कि एक बेटे का जीवन तो ऐसा ही उजड़ चुका है, अगर अपनी बहू की सच्चाई अपने बेटे से अगर बता दूंगी तो दीपक का भी बसा बसाया घर बिगड़ जाएगा। अब कमला जो अपने बेटे से कुछ भी दीपक से नहीं बताती, उसके बाद से जो समय बीतना शुरू होता है, चंचल अब संजय को अपने घर पे ही नहीं बुलाती, बल्कि देहरादून में मुलाकात करती हूँ। क्योंकि चंचल जब देहरादून में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए जाती, अक्सर बाहर ही उससे मुलाकात कर लिया करती है। लेकिन बाहर मुलाकात करने में दोनों को काफी परेशानी होती है। तब तक काफी देर भी हो चुका था, क्योंकि कमला जोशी को अपने बहू को लाख समझाने के बावजूद भी चंचल संजय को भूल ही नहीं पाती है। अब जैसे ही दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है, प्यार का परवान चढ़ता है, तो चंचल और संजय दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। दरअसल इस शादी का प्रपोजल चंचल के सामने संजय ही रखता है, क्योंकि संजय को अब कमला जोशी की प्रॉपर्टी का लालच भी लग जाता है। संजय चंचल को समझाते हुए कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम्हारे पूरे परिवार को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद से तुम्हारे सास की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब संजय जैसे इस तरह की बातें कहता है और चंचल को लालच देता है, चंचल भी इस लालच में पड़ जाती है और फिर संजय का साथ देने के लिए वो तैयार हो जाती है। उसके बाद से संजय और चंचल दोनों मिलकर के कमला जोशी के पूरे परिवार को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। और इसी प्लान के तहत संजय और चंचल 30,000 रुपये में एक माउजर खरीदता है। इसी प्लान के तहत इधर नवंबर के दूसरे सप्ताह के भीतर चंचल भी अपने पति के पास ओडिशा दीपक के पास चली जाती है, क्योंकि चंचल को पहले से ही पता था कि राजेंद्र का रिश्ता चित्तौड़गढ़ में तय हो गया है और सब के सब जो है उस लड़की को देखने जाने वाले हैं। अब चंचल इस बारे में जो है संजय को भी बता देती है। अब संजय चंचल से वादा करता है, अगर ये तीनों चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो हम पक्का तुमसे वादा करते कि इन तीनों को ही रास्ते से ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देंगे। अब जैसे ही चंचल ओडिशा में अपने पति के पास चली जाती है, इधर संजय भी अपने भीतर काफी बदलाव ले आता है और फिर राजेंद्र और उसकी माँ से काफी मीठी मीठी बातें भी करता है। 27 नवंबर को कमला जोशी अपने बेटे और भास्कर पोते के साथ जब चित्तौड़गढ़ उस लड़की को देखने जाने के लिए जब तैयार होती है, तो गाड़ी चलाने के लिए राजेंद्र जो है संजय से ही जाकर के कहता है। अब संजय गाड़ी ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, बल्कि अपने प्लान के तहत उस माउजर को भी और एक तेज धारदार हथियार को भी अपने बैग में रख लेता है वो। और सुबह के करीब आसपास जब ये चारों लोग गाड़ी से निकलते हैं, जैसे ही हरिद्वार के भीतर पहुंचते हैं, इधर दीपक जो है अपनी माँ के नंबर पे कॉल करके बातचीत करता है। लेकिन यहाँ पर कमला जोशी एक छोटी सी गलती करती है कि वो ड्राइवर संजय के बारे में दीपक से कुछ भी नहीं बताती है। अब बात करने के बाद जो है दीपक जब अपना फोन रखता है, उसके बाद से संजय गाड़ी लेकर के काशीपुर में पहुंच जाता है। अब जैसे ही काशीपुर में वो पहुंचता है, राजेंद्र गाड़ी वहां पे ठहरवा देता है और संजय से कहता है कि मुझे एटीएम से कुछ पैसे निकालने हैं। राजेंद्र एटीएम के भीतर जाता है और कुछ पैसे निकाल करके आता है। लेकिन आकर के जब वो फिर गाड़ी में बैठता है, तब तक उसकी माँ उसके बेटे पिछले सीट पे सो गए थे। वहां से संजय जब गाड़ी लेकर के रवाना होता है, आगे की सड़कें जो है काफी सुनसान होता है। जैसा ही रामपुर के बिलासपुर की झाड़ियों के किनारे तक वो पहुंचता है, अपनी गाड़ी को रोक देता है वहीं पे। गाड़ी रोकने के कारण जब राजेंद्र संजय से पूछताछ करता है, तो संजय कहता है कि मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दरवाजा खोल देता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, इधर राजेंद्र भी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद से संजय गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देता है और गाड़ी से कुछ दूर आगे बढ़ जाता है और राजेंद्र से बातचीत करने लगता है। इससे पहले कि राजेंद्र कुछ समझ पाता, संजय अपने पास से माउजर निकाल लेता है और राजेंद्र के कनपट्टी पे सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसके कारण राजेंद्र की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद से संजय जो है राजेंद्र की लाश को झाड़ियों में ले जा करके फेंक देता है और फिर से वापस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और आकर कमला जोशी को वहां से उठाता है और कमला से कहता है कि राजेंद्र झाड़ियों के भीतर बैठ करके शराब पी रहा है, आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है वहां पे से। जैसे इस तरह की बातें कमला जोशी को कहता है, कमला भी अपने बेटे को लाने के लिए झाड़ियों के भीतर चली जाती है। लेकिन जैसे ही झाड़ियों में वो पहुंचती है, पीछे से संजय पहुंचता है और कमला जोशी के ऊपर भी एक गोली चला देता है वहीं पे, जिसके कारण कमला जोशी की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है।
उसके बाद से संजय फिर से गाड़ी के पास आ जाता है और गाड़ी वहां से थोड़ी दूर आगे लेकर के बढ़ता है और आगे ले जाकर के गाड़ी को फिर से रोकता है और उसके भीतर सो रहे भास्कर को उठाता है और भास्कर को उठा करके झाड़ियों के भीतर ले जाता है और फिर अपने पास से एक तेज धारदार हथियार जो रहता है उसको निकाल के उस हथियार से भास्कर के गले के ऊपर रेत देता है। भास्कर की विलास को वही झाड़ी में फेंक देता है। उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर के जो वो रवाना होता है, सीधे सितारगढ़ में पहुंचता है और सितारगढ़ के सड़क किनारे गाड़ी को छोड़ देता है। वहां से वो बस पकड़ करके सीधे अपने घर लौट जाता है। इस बात की जानकारी मैसेज के द्वारा चंचल को भी वो दे देता है। सच में जब संजय पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बताता है, पुलिस संजय के ही कहने पे चंचल को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लेके आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर इनके ऊपर हत्या जैसे मामले में एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर राय दीजिएगा। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें।